हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। हम नोबेल प्राइज़ विनर्स जो हैं उनकी सीरीज़ में हमने आज तीसरा राइटर लिया है एंड दैट इज़ विलियम बटलर येट्स, W.B. येट्स। पहले दो राइटर्स के इम्पोर्टेंट वर्क्स उसके बारे में हम कर चुके हैं। पहला जो नोबेल प्राइज़ विनर जो इंग्लिश के हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो जो पहले थे वो थे रुडयार्ड किपलिंग। ही गॉट नोबेल प्राइज़ इन 1907 जो हम कर चुके हैं। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं चैनल पे। और द नेक्स्ट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर जिनको मिला था 1913 में, 1913 में। उनके बारे में भी और उनकी इम्पोर्टेंट जो पोइट्री है हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इज़ विलियम बटलर येट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, नोबेल प्राइज़ विनर्स जो थे उन्हीं को मैंने पहले क्यों लिया है, इसका रीज़न है कि नोबेल प्राइज़ विनर्स से जो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या स्लेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं और जो भी BA MA में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहते हैं। 2-4 इसकी इम्पोर्टेंट पोम्स हैं जो उन्होंने इंक्लूड कर रखी है अपने सिलेबस में अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटीज़ और अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस। तो इसीलिए मैंने इसको उठाया है। और आज हम पढ़ेंगे विलियम बटलर येट्स के बारे में। कल से हम उसकी पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा गैप आ गया वीडियोज़ में, थोड़ा-सा एंगेज्ड रहा है शेड्यूल इस वजह से। तो अब देखती हूँ, मैं जल्दी-जल्दी लाने की कोशिश करूँगी वीडियोज़। तो विलियम बटलर येट्स के बारे में हम जानते हैं। ही वॉज़ एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड आर्टिस्ट एंड पॉलिटिशियन। वो एक आयरिश पोएट थे, आपको पता है आयरलैंड से बिलॉन्ग करते हैं। आयरिश पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नाटक जो लिखते हैं, आर्टिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। ही वॉज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। तो 20वीं शताब्दी का जो भी लिटरेचर है ना, उसकी फॉरमोस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आने वाली फिगर्स में से एक रहे हैं वो। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स behind the Irish literary revival and became a pillar of the Irish literary establishment who helped to found the Abbey Theatre। अब देखिए, ही वॉज ऑल्सो ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? जो आपको प्रेरित करे किसी काम के लिए, कि ऐसा बल होता है, फोर्स होता है जो आपको प्रेरित करता है। तो वैसे ही वो एक ऐसा ही बल थे, वो एक फोर्स थे बिहाइंड किसके पीछे? आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं येट्स, जिन्होंने आयरिश लिटरेरी रिवाइवल जो था ना उसको स्टार्ट किया। अब आयरिश लिटरेरी रिवाइवल है क्या, थोड़ा सा इन डिटेल इसको जानते हैं। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल, जिसको आयरिश लिटरेरी रिनेसां के नाम से भी जाना जाता है और द सेल्टिक ट्विलाइट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें होता क्या है, इन्होंने क्या किया था कि दे सोट टू रिवाइव इंटरेस्ट इन आयरिश लैंग्वेज और कल्चर। जैसे जैसे हम इंडियंस हैं आजकल थोड़े ज़्यादा ही अपने कल्चर को लेके, अपने धर्म को लेके हम थोड़ा ज़्यादा ही वो हो रखे। तो ऐसे ही ये एक रिवाइवल था, मतलब एक रिनेसां था, पुनर्जागरण था कि हमें हमारे खुद की भाषा को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। दूसरा ये था कि इनका मूवमेंट ऑफ इंक्रीज्ड लिटरेरी, इनका क्या हुआ था जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था ना, उस समय इन्होंने अपनी ही लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को अपनाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें शुरू की थी। और उसमें लिटरेरी जो चीज़ें थी, मतलब लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे पोइट्री हो गई, है ना, इट इंक्लूड्स वर्क्स इन पोएट्री, म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, इन सब में इन्होंने बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी। इन सब के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। तो लिटरेरी इनका थोड़ा शुरू हो गया था। और इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट इन आयरलैंड, तो आयरलैंड एक तरीके से अवेयर हो गया था। जैसे आज इंडिया अवेयर हो गया, वैसे आयरलैंड भी अवेयर हो गया था। तो ये सब हो रहा था आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में। मतलब उनको समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ इंग्लिश में लिखा जा रहा है, सब कुछ ये जो अंग्रेज़ हैं ये हैंडल कर रहे थे। मतलब जो इंग्लैंड वाले जो लोग थे वही हर जगह जा के लड़ाइयाँ वगैरह करना और, है ना, कॉलोनीज़ बनाना, ये सब उन्होंने शुरू कर दिया था। तो आयरलैंड वालों को समझ आया धीरे-धीरे, और येट्स ने इसको प्रोत्साहित किया था इस रिवाइवल को, कि भई आप अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचिए, कब तक इन इंग्लैंड वालों के पीछे पड़े रहेंगे या इनकी लैंग्वेज, इनकी संस्कृति को अपनाते रहेंगे, है ना। तो इनका अपनी संस्कृति, अपनी पढ़ाई-लिखाई, अपनी भाषा के प्रति थोड़ा-सा प्रोत्साहन हो गया था, थोड़ा-सा जागृत हो गए थे लोग।
तो ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। तो उसमें उन्होंने ड्राइविंग फोर्स थे वो एक, इन्होंने धक्का दिया था लोगों को, एक तरीके से बल दिया था उन लोगों को कि ऐसा आपको करना चाहिए। इट बिकेम अ पिलर, और एक स्तंभ बन गए ऑफ द आयरिश लिटरेरी एस्टेब्लिशमेंट हु हेल्प्ड टू फाउंड द एबी थिएटर। फिर इनको समझ आया तो इसको आगे बढ़ाया ना, तो फिर इन्होंने अपना एक थिएटर भी बना लिया जहाँ पे ये अपने नाटक या पोइट्री या लिटरेरी जो भी उनकी चीज़ें होती थी उनको वो वहाँ पे दिखा देते। तो थिएटर बनना भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंग्लैंड में फर्स्ट थिएटर तब बना था, रोज़ थिएटर, ये बहुत सारे तरह तरह के थिएटर थे। तो यहाँ भी फिर एक एबी थिएटर बना। आ गया समझ। एंड इन हिज लेटर ईयर्स, और उसके जो बाद के साल थे ना येट्स के, उनके जो बाद के साल थे उनमें उन्होंने सर्व किया एज अ सीनेटर बने थे वो ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट फॉर 2 टर्म्स। ठीक है, आयरिश जो आइलैंड था उसके सीनेटर के तौर पे भी उन्होंने काम किया इन 2 टर्म्स मतलब 2 बार। ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स, वो ड्राइविंग फोर्स थे बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल अलॉन्ग विद लेडी ग्रेगरी भी थी, और कुछ लोग और थे जिन्होंने उसका सपोर्ट किया था। एडवर्ड मार्टिन भी था एंड अदर्स। ही वन द नोबेल प्राइज इन 1923। ये आपके याद रखने की बात है कि हम 2 जो राइटर्स वो कर चुके हैं। फर्स्ट इज रुडयार्ड किपलिंग, जो कि 1907 में इनको मिला। द नेक्स्ट वॉज टैगोर हमारे, जो आए थे 1913 में। और नेक्स्ट इज़ येट्स, और टैगोर को भी बताया जाता है कि येट्स में के कांटेक्ट में ये आए थे, है ना, उन कुछ राइटर्स के कांटेक्ट में आए थे। और येट्स इनकी गीतांजलि से बहुत प्रभावित हो गए थे, जिसकी वजह से बाद में इनको नोबेल भी मिला था 1923 में, 10 साल बाद। ओके, नेक्स्ट इज ही वॉज बोर्न इन 1865 इन डबलिन, आयरलैंड। ठीक है, खुद आयरलैंड से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, और उसी के लिए वो लेके आए थे आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। और उसी रिवाइवल के चलते लोग जागृत हो रहे थे, तो उन्होंने फिर कहा कि भाई हमारे लिटरेचर को, हम हमारी भाषा के, हमारी संस्कृति जिसमें हम दिखा सकें, ऐसे लिटरेचर को आगे बढ़ाइए, ऐसी पोइट्री बनाइए, ऐसा ड्रामाज लिखिए, ये सब करिए। और उसके लिए उनको एक जगह चाहिए थी जहाँ वो ये सब दिखा सकते, तो उन्होंने बनाया एबी थिएटर। ही वॉज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन ऑफ जॉन बटलर येट्स। उनके फादर जो थे, पिताजी थे, फादर साहब जो थे उनके थे जॉन बटलर येट्स, जो जिनके बच्चों में से सबसे बड़े थे। ही वॉज अ पोर्ट्रेट आर्टिस्ट, ही मीन्स उनके फादर जॉन बटलर येट्स। ठीक है, तो वो एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे वो। हिज फादर एडेड टू विलियम्स फॉर्मल स्कूलिंग, तो उनको पहले औपचारिक स्कूलिंग जो दी जाती थी विद लेसन्स एट होम, तो वो होम स्कूलिंग हुई थी उनकी। दैट गेव हिम एन एंड्योरिंग टेस्ट फॉर द क्लासिक्स, तो जब होम स्कूलिंग हुई तो उन्होंने क्लासिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। हिज फादर्स पर्सनल फिलोसफी वॉज अ ब्लेंड ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड एथेइज्म, तो उनके जो फादर की जो पर्सनल फिलोसफी थी वो थी एस्थेटिसिज्म और एथेइज्म में। अब होता क्या है, देखिए, एस्थेटिसिज्म होता है अ बिलीफ दैट आर्ट एंड ब्यूटी आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीथिंग। अब देखिए, खुद वो आर्टिस्ट थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, है ना, पोर्ट्रेट्स आप समझते हो, पोर्ट्रेट्स बनाना। तो वो खुद आर्ट और ब्यूटी में बहुत उनका अपने आप में रुझान था, होना ही है। अगर कला आपको आती है, पोर्ट्रेट्स आपको बनानी आती है, इसका मतलब आर्ट में या ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटीफुल तो होती है चीज़ें, तो उनमें अगर रुझान है आपका तो आप एक आर्टिस्ट हैं, तो है ना। एथेइज्म में उनका विश्वास था, सॉरी, एस्थेटिज्म में उनका विश्वास था। नेक्स्ट इज एथेइज्म। एथेइज्म में होता है अ बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड, है ना, कि गॉड है ही नहीं। तो यही चीज़ें विलियम बटलर येट्स को भी प्रभावित करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वॉज विलियम लेटर फेल्ट, बाद में उनको फील हुआ इट्स इन्फ्लुएंस इन हिज इंटरेस्ट, ये जो एस्थेटिसिज्म और एथेइज्म है ना, इनका इन्फ्लुएंस, इनका प्रभाव इन हिज इंटरेस्ट इन मैजिक। धीरे धीरे उन्होंने मैजिक और अकल्टिज्म होता है ना, सुपर नेचुरल, उन भारी तत्वों से बातचीत करना, उन भारी तत्वों के बारे में सोचना, विचारना, उनके बारे में जानना जो हमें डरा देती है, जैसे भूत प्रेत और ऐसे कुछ चीज़ें होती है ना, सुपर नेचुरल जो पावर्स होते हैं उनके बारे में। तो भगवान में तो विश्वास था नहीं, है ना, देयर इज़ नो गॉड। एथेइज्म उनके फादर साहब का था, तो पिताजी अगर ऐसे हैं तो हो सकता है बेटे में भी थोड़ी ये चीज़ें आएँ, तो उनमें भी ये गुण थे, तो उन्होंने फिर मैजिक और ये अकल्टिज्म और इसमें भी हाथ आजमाया था अपना। येट्स इनरोल्ड इन द मेट्रोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट इन डबलिन, तो डबलिन में, आयरलैंड में डबलिन है, और डबलिन में वहाँ पे आर्ट स्कूल था, तो वहाँ पे भी उन्होंने इनरोल किया था, मतलब एट द एज ऑफ 19, मतलब वहाँ उन्होंने सीखना शुरू किया। इंटेंडिंग टू बिकम ए पेंटर, वो चाहते थे, क्यों वहाँ पे इनरोल हुए थे, वो क्यों वहाँ पे गए,
और सीखना शुरू किया क्योंकि वो एक पेंटर बनना चाहते थे। देखिए फादर जैसा करेंगे बच्चे भी वैसा ही करेंगे, तो पिताजी इनके पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे, तो कहीं न कहीं इनका इंटरेस्ट भी पेंटर बनने में था। अमंग हिज़ एक्वेंटेंसेस एट दिस टाइम, अब यहाँ पे जो इस समय जो उसकी उनकी जो पहचान हुई येट्स की, वर हिज़ फादर्स आर्टिस्ट एंड राइटर फ्रेंड्स, तो उस उनके फादर के जो भी आर्टिस्ट फ्रेंड्स थे, राइटर फ्रेंड्स थे, उनसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ। इंक्लूडिंग कौन-कौन, विलियम मॉरिस थे वहाँ पे, जॉर्ज बर्नार्ड शो थे एंड ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है। फ्रेंडशिप विद मोडगोन, अब देखिए मोडगोन एक लेडी है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है डब्ल्यू बी येट्स की लाइफ में। कैसे? मोडगोन वॉज अ टॉल ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस एंड अ वुमन ऑफ कंसिडरेबल सोशल स्टैंडिंग। तो टॉल थी, लंबी चौड़ी, ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस थी वो एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडगोन कौन थी? एक एक्ट्रेस थी। अब एक्ट्रेस है तो ऑब्वियसली अच्छी होगी, सुंदर होगी। अ वुमन ऑफ कंसिडरेबल सोशल स्टैंडिंग, और सोशल स्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, मतलब समाज में उसकी अपनी एक पहचान थी। शी वॉज द डॉटर ऑफ एन आर्मी ऑफिसर, वो अपने उनके जो फादर थे वो आर्मी ऑफिसर थे। शी हैड अ डॉटर, उनकी एक बेटी भी थी, फ्रॉम रिलेशनशिप शी हैड विद अ फ्रेंच जर्नलिस्ट, बस उनका एक थोड़ा सा छोटा सा रिलेशनशिप रहा फ्रेंच जर्नलिस्ट के साथ, जिनसे उनकी एक बेटी भी हुई। येट्स एंड मोडगोन मेट इन लंदन, अब येट्स की मुलाकात होती है मोडगोन से लंदन में इन 1889 में, व्हेन गोन वॉज इन लंदन आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, क्योंकि उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी तो वो वहाँ पे आई हुई थी। द टू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, द टू मीन्स मोडगोन एंड येट्स, उन्होंने टाइम अच्छे से स्पेंड किया एक साथ, मतलब वार्तालाप बातचीत में काफ़ी समय गया उनका। आफ्टर 9 days, 9 दिनों के बाद ही शी लेफ्ट लंदन, वो चली गई, मतलब 9 ही दिन रही वहाँ पे अपने पिताजी की देहांत पे, और उस दरमियान येट्स उनसे मिले और उन्होंने आपस में खूब बातें की, तो 9 ही दिन वो रही और वापस लौट गई। बट इट वॉज एनफ टाइम फॉर येट्स टू बी इन लव विद हर, लेकिन उसको उससे प्यार हो जाता है, कुछ ऐसा सा स्टोरी बताती है। गोन वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मच ऑफ येट्स पोएट्री, ओके, क्योंकि पोएट्री, येट्स की पोएट्री है, बहुत आएगी आगे जिनमें, और येट्स ने पोएट्री लिखी भी बहुत है, तो उनमें से बहुतों में उसने मोडगुन जो है उनका इंस्पिरेशन रहा है। येट्स प्रपोज्ड मैरिज, उन्होंने मोडगुन को मैरिज का प्रपोजल भी दिया था 1891 में, बट वॉज रिजेक्टेड। अब गोन जो थी ना, मोडगुन, इतनी बार तो इसको येट्स ने प्रपोज किया है और हर बार उसने उसको रिजेक्ट किया। गोन मैरिड अनदर मैन, मेजर जॉन मैकब्राइड, मैकब्राइड नाम का एक था व्यक्ति जिनके साथ गोन ने शादी की। येट्स को बार बार उन्होंने रिजेक्ट किया। द हेडसन, उनके एक बेटा भी था, बट सेपरेटेड शॉर्टली आफ्टर द बर्थ, लेकिन उसके जन्म के बाद ही वो दोनों सेपरेट हो गए, मियाँ बीवी। येट्स मैरिड अनदर वुमन, येट्स ने भी शादी कर ली थी, ग्रेगरी हाइड लीज, ठीक है, इससे शादी कर ली थी। दे एंजॉयड अ हैप्पी मैरिज, उनकी अच्छी मैरिज थी, एंड हैड 2 चिल्ड्रन, एनी एंड माइकल, एनी एंड माइकल, ये 2 बच्चे उनके हुए। इन 1894, ठीक है, येट्स बिकेम इन्वॉल्व विद द आयरिश लिटरेरी थिएटर, ठीक है, जो मूवमेंट और थिएटर वो चल रहे हैं, जो पीछे जिनका डिस्कशन हो चुका है। लेटर बिकमिंग इट्स चीफ प्ले राइट, बाद में इन्होंने, हालांकि डब्ल्यू बी येट्स है वो पोइट्री के लिए फेमस है, लेकिन इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो था, इनमें सबसे चीफ जो प्ले राइट थे वो यही थे। अब प्ले राइटर नहीं होता है, प्ले राइट ही होता है, ठीक है, और ये वाली स्पेलिंग होती है इसकी। विद मैनी ऑफ हिज प्लेस बीइंग परफॉर्म्ड देयर, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो प्लेस थे ना वो वहाँ पे परफॉर्म किए गए थे, एट द एबी थिएटर एंड एट द एबी थिएटर, ठीक है। तो 2 ये थिएटर हैं जहाँ पे इनके फॉर्म्स प्लेस थे वो परफॉर्म किए गए थे, ऑल्सो नोन एज द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। अब एबी थिएटर है ना, क्योंकि देखिए हो सकता है ये पहला थिएटर था वहाँ पे, तो नेशनल तो बनना ही था, ठीक है। तो विच ओपन इन 1904, और किसके प्रयासों से? जो ड्राइविंग फोर्स था वो कौन था? डब्ल्यू बी येट्स था। उन्होंने कहा भाई अपनी भाषा को अपनाओ, अपने कल्चर को अपनाओ, ये भी थिएटर खोलो एक अच्छा सा तो उसको नेशनल थिएटर बना दिया, किसका? आयरलैंड का। येट्स, जे एम सिन एंड लेडी ग्रेगरी मार्टिन जॉर्ज मूर फाउंडेड द एबी थिएटर इन डबलिन। तो ये वाले जो लोग थे ना, डब्ल्यू बी येट्स का नाम तो नो डाउट सबसे पहले आएगा, क्योंकि उन्होंने ही लोगों को आगे प्रोत्साहित किया था, लेकिन बाद में लोग जुड़ते गए, तो उन जुड़े हुए लोगों में से इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो ये थे। His earliest work was published in 1889, सबसे पहला वर्क जो आया था इनका ये इसी में आया था, एंड इट्स स्लो पेस्ड एंड लिरिकल पोम्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडमंड स्पेंसर। अब यहाँ पे जो इन्होंने पोइट्री लिखी थी ना इसमें वो आगे अपन उनका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। एक एक बुक लिखी है इन्होंने जिसमें खूब सारी पोम्स इन्होंने इंक्लूड की है। तो वो पहले जो वर्क्स थे उनके वो इन्फ्लुएंस थे, जैसे स्पेंसर से, शैले से, एंड पोएट्स ऑफ रफलाइट जो ब्रदरहुड जो उस टाइम आया था उनसे वो बहुत प्रभावित हुए थे, तो उनके प्रभाव में वो वर्क्स उन्होंने लिखे थे। फ्रॉम द ईयर 1900, और फिर बहुत
जो 1900 में क्या हुआ था, हिज पोइट्री ग्रू मोर फिजिकल एंड रियलिस्टिक। फिर थोड़ी उन्होंने हाथ आजमाया, पोइट्री लिखी, अच्छी अच्छी पोइट्री लिखी उन्होंने, नो डाउट, लेकिन धीरे 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 जैसे हम पॉलिश होते जाते हैं तो उनकी पोइट्री में भी बहुत वो ज़्यादा फिजिकल और रियलिस्टिक लगने लगी थी। लगने लगा था कि इन्होंने किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये चीज़ें नहीं लिखी है, मतलब खुद से लिखी है। तो ये थे W.B. येट्स, जिनके बारे में हल्का फुल्का आपको चीज़ें बता दी गई हैं। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ें पता होना काफ़ी हैं। अब हम कल से इनकी पोइट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट पोम्स लेंगे, कम से कम 10-15 होंगी इंपॉर्टेंट, तो वो सारी हम करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। जो आपके आसपास लोग हैं जो लिटरेचर पढ़ते हैं उनको शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।